नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक करीब 90 देशों में यह वायरस फैल चुका है। भारत में ओमिक्रॉन का खतरा ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि न्यू ईयर के दौरान, क्रिसमस के दौरान वायरस तेजी से फैल सकता है। लोगों का जमावड़ा, फेस्टिव सीजन, स्वाभाविक रूप से हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सर्दी के मौसम में जुकाम होना आम बात है, लेकिन यह पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या वाकई में यह वायरस का अटैक है या सामान्य सर्दी जुकाम है। साथ ही वायरस पर वैक्सीन कितना असर डाल रही है, इस पर तो रिसर्चेस चल रही हैं। उसका लेटेस्ट अपडेट भी लेंगे। चर्चा करेंगे कि पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन का संकट अभी कितना गंभीर है, भारत में इसके लिए क्या चुनौतियां हैं। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी जिम्मेदारी से, हम डराना नहीं चाहते, लेकिन सतर्क करना आपको हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। रिपोर्ट देखिए, खास मेहमानों के साथ लौट रहे हैं। देश नए साल के जश्न की तैयारी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अब तक देश में ओमिक्रॉन के 160 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 6 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि गुजरात में 4 नए ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। अब तक ओमिक्रॉन 12 राज्यों में फैल चुका है, जो हर 3 दिनों में डबल होता जा रहा है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। यहाँ अब तक ओमिक्रॉन के 54 मरीज मिल चुके हैं, जबकि राजधानी दिल्ली में यह संख्या 22 के पार है। तेलंगाना में 20, राजस्थान में 17, कर्नाटक में 14, गुजरात में 11, केरल में 11 मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया की बात करें तो अब तक ओमिक्रॉन लगभग 90 देशों में फैल चुका है। सबसे ज्यादा केस ब्रिटेन में हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे के भीतर 12,133 नए केस सामने आ चुके हैं। यूके में अब तक ओमिक्रॉन के कुल मामले 37,000 के पार हो चुके हैं। ऐसे में ब्रिटेन में लॉकडाउन पर विचार भी चल रहा है। ब्रिटेन के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई देशों ने सख्ती दिखाई है। अब ब्रिटेन से जर्मनी आने वाले यात्रियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ 14 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा। इधर नीदरलैंड्स में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए रविवार से ही लॉकडाउन लगा दिया गया है। ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर WHO ने भी चेतावनी दी है। WHO का कहना है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चलते ओमिक्रॉन के केस 1.5 से 3 दिनों में 2 गुना बढ़ रहे हैं। हालांकि WHO ने यह भी कहा है कि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन बहुत तेजी से भले ही फैल रहा हो, लेकिन ये उतना खतरनाक नहीं है। हालांकि चिंता की बात यह भी है कि ओमिक्रॉन उन देशों में तेजी से फैल रहा है जहां की आबादी में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि इस वायरस में इम्यूनिटी से बच निकलने की क्षमता है या नहीं, या फिर इसकी संक्रामकता बढ़ गई है। कारण जो भी हो, लेकिन वैक्सीन ओमिक्रॉन के खतरे को बेहद कम कर देती है। ऐसे में हमें घबराने की नहीं, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि ओमिक्रॉन के खतरे को टाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर धीरज कौल साहब, जो कि कोविड रिसर्चर हैं, हमारे साथ यूएस न्यूयॉर्क से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कौल, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, देश के जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर लहरिया, आपका हमारे शो पर स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, मेंबर हैं कोविड-19 कमेटी के। डॉक्टर भाटी, आपका भी शो पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर लहरिया, मैं सर आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। आपका ऑब्जर्वेशन फिलहाल क्या कहता है? हम लगातार इस मसले पर आपसे चर्चा तो कर ही रहे हैं। अब तक जो मोटा मोटा समझ में आ रहा है, सब जगह बात यही है कि ये संक्रामक ज्यादा है, घातक कम। लेकिन संक्रमण दर जिस तरह से बढ़ रही है, खासतौर से ब्रिटेन में, यूएस में, बाकी देशों में जो उसको लेकर हलचल है, भारत में भी अब 160 से ज्यादा केसेस। आपका ऑब्जर्वेशन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ओमिक्रॉन को लेकर क्या है सर? तो हमारे सामने कई तथ्य उभर कर आ चुके हैं और एक जिस बात पर सहमति है वो यह है कि यह तेजी से फैलता है। यही वजह है कि पिछले 1 महीने में जब से इसकी पहचान, जब पहला केस आया और जबकि पहचान इसकी 26 नवंबर को इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया गया, तो 3 सप्ताह के समय में यह 90 देशों में फैल चुका है। तो यह तेजी से फैल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में हमें यह भी याद रखना होगा कि सारे विश्व में जो 90 देशों में फैला है, उनमें हर देश में ओमिक्रॉन की परिस्थिति फिलहाल वेरी डिफरेंट है। दक्षिण अफ्रीका में इसकी परिस्थिति काफी अलग थी। वहां पर गौतेंग में इसका पीक आया, उसके बाद कम हुआ।
हम देख रहे हैं स्वीडन, यूके, अन्य देशों में फैल रहा है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि जिन जिन देशों में इसका तेजी से प्रसार हुआ है, वहां पर पहले से ही सार्स कोवी 2 का संक्रमण फैल रहा था। तो देखा यह गया है कि सार्स कोवी 2 का संक्रमण पहले से था, ओमिक्रॉन आया है तो उसको भी पहचाना जाने लगा है। लेकिन अन्य देशों में, जैसे कि भारत में कुछ केसेज आ रहे हैं, जो जायज सी बात है और आने वाले समय में और भी केसेज मिलेंगे। लेकिन अब जो संक्षेप में मैं कहूं तो बात यह है कि ओमिक्रॉन की जो परिस्थिति है, फिलहाल नजर आता है कि दुनिया के अलग अलग देशों में यह अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। उसका कारण साफ है कि हर देश की परिस्थिति अब दिसंबर 2021 में पूरी तरह अलग है। किसी देश में संक्रमण काफी तेजी से फैला, किसी देश में वैक्सीनेशन तेजी से हुआ। साथ ही मुख्य बात यह है कि जिस देश में जो परिस्थिति संक्रमण की ओमिक्रॉन के आने से पहले चल रही थी, लगभग वही परिस्थिति अभी है। बस अंतर यह आया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का शेयर बढ़ गया है। तो इन सारी बातों को साथ रखते हुए हमें याद रखना होगा कि बचने के तरीके वही हैं, परिस्थिति पर नजर रखनी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो यूके में हो रहा है या यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहा है, स्वीडन में हो रहा है, वही परिस्थिति भारत में हो। मेरा मानना है कि फिलहाल जो परिस्थिति है उसमें भारत की परिस्थिति काफी भिन्न है बाकी देशों से। हमें सचेत एंड सजग रहना है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल स्वाभाविक है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क और सचेत रहना जरूरी है, क्योंकि अब तक की जो 2 लहरें हैं उससे हमें कुछ सबक भी लेने जरूरी होंगे। मैं डॉक्टर कौल अब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, इसकी घातकता को लेकर तमाम तरह के संशय हैं और फाउची साहब का जो बयान आया है, अब जैसा कि हम कह रहे हैं कि वो घातक ज्यादा है, बहुत सारे डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत कम से कम होगी क्योंकि ये माइल्ड इन्फेक्शन ही दे रहा है। लेकिन फाउची साहब तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यूएस में रिकॉर्ड हाई केसेस तो आएंगे ही आएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ेगा। तो उनके इस बयान को लेकर फिलहाल यूएस में किस तरह के रिएक्शंस हैं और कितना सीरियसली उनके बयान को लेना चाहिए? सर नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत सही कंसर्न आपने रेज किया। देखिए, अमेरिका के अंदर अगर आप 22 नवंबर का डाटा उठाएं तो 75,000 एवरीडे के केसेस थे। आज हम बैठे हैं 19 दिसंबर पे 166,000 हो चुके हैं। हमारी डेथ रेट 876 से 1653 पर डे हो चुकी है। हॉस्पिटलाइजेशन रेट 20% डिक्रीज हो चुका है। और ये जानना जरूरी है कि जो शार्प स्पाइक दिख रहा है, इसके अंदर हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग बहुत कम कर रहे हैं, तो हमें एग्जैक्ट ओमिक्रॉन का कंपोनेंट दिख नहीं रहा, पर हॉस्पिटलाइजेशन रेट 20% बढ़ चुका है। लेकिन अगर आप वैसे देखें, हॉस्पिटल एडमिशन रेट मोर देन 250 टाइम्स, मतलब 1.5 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। अगर आप उसी को यूके के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 10 नवंबर को 40,000 केसेस थे, आज 91,000 केसेस हैं। साउथ अफ्रीका, जहां पे पहला ट्रेड हमने 9th को देखा था, 250 रोज के केसेस आते थे, आज 20,000 हैं। तो ये बहुत कंसर्निंग है। और जो 3 चीजें हमें पता है, नंबर 1, ये डेफिनेटली 6 टाइम्स मोर ट्रांसमिसिबल है। नंबर 2, वैक्सीन एस्केप, जो एक रियल कंसर्न है, स्पेशली स्पाइक बेस्ड प्रोटीन के खिलाफ। जैसे हमने पहले ओरिजिनल वेरिएंट में एफिकेसी 95% देखी थी, फिर डेल्टा में 70% थी, और अगर नर्सिंग होम के डाटा देखें तो 55 थी। इसकी शायद उससे भी कम हो, क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा स्पाइक प्रोटीन पे चेंजेस इसमें देखे गए हैं। तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फुली वैक्सीनेटेड नहीं है और जिनको बूस्टर नहीं मिला है, और ऐसे वो लोग जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, या वृद्ध लोग हैं। और तीसरी बात, अब जो पहले हमारे पास जो डाटा आ रहा था वो यंग लोगों का आ रहा था, तो उसमें हम ओल्ड लोगों को नहीं देख रहे थे। लेकिन अब डाटा के अंदर रेगुलर लोग आ रहे हैं और ये दिखा रहा है कि इसकी जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट, आईसीयू पहुंचने की रेट, मोर्टेलिटी रेट और इस सिम्टोमेटिक डिजीज की रेट अब उससे ज्यादा दिख रही है एज कंपेयर टू जो आज से 2 हफ्ते पहले हमें दिख रही थी। अभी भी डेल्टा से कम है, लेकिन ये चेतावनी है, हमें बहुत सतर्क होना है। वैक्सीनेशन लगानी है, सेकंड डोज लगानी है, बूस्टर अगर अलाउड है जिस कंट्री में आप वो लगानी है, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और बड़ी संख्या में इंडोर गैदरिंग को अवॉइड करना है। पब्लिक प्लेसेस को थोड़ा सा अभी रुकिए, इंटरनेशनल ट्रैवल, लोकल ट्रैवल रुकिए जब तक बहुत जरूरी ना हो। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अभी भी इस पे कोई तोड़ नहीं है, वो आपका बेस्ट ब्रह्मास्त्र है इससे बचने के लिए। बिल्कुल डॉक्टर भाटी, डॉक्टर कौल ने जिस बात पर खत्म किया अपना बयान, वो है कि इंटरनेशनल ट्रैवल्स को बंद कीजिए, जितनी ज्यादा गैदरिंग हो सके उतना कम कीजिए। लेकिन क्रिसमस है, न्यू ईयर आ रहा है, यूएस के डेटा बता रहे हैं कि दिसंबर 23 से जनवरी 2 तक 34% ज्यादा लोग ट्रैवल करेंगे पिछले साल के मुकाबले।
भारत में इस तरह का कोई स्टडी तो नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान मोटा मोटा यही होगा। जिस तरह से हमने एक रिवेंज टूरिज्म देखा, तो स्वाभाविक रूप से, और जिस ना हम आसपास देख रहे हैं ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा नहीं हैं, तो लोग उसका एक तरह से बेजा फायदा भी उठाएंगे, अगर मैं सही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो। कितना घातक है हमारे लिए, क्योंकि इकॉनमी की जो दुर्गति हमने देखी कोरोना काल में, हम ये भी रिस्क नहीं ले सकते कि हम पूरी तरह से आउटराइटली बैन कर दें, एक कंप्लीट ब्लैंकेट बैन लगा दें। तो आप कैसे सामंजस्य बिठाएं, कैसे लोगों को समझाएं, किस तरह से आप देखते हैं डॉक्टर भाटी? जी, जी। बिल्कुल, देखिए एक बार ये बात हमें समझना ज़रूरी है। अगर भारत की हम स्पेसिफ़िकली बात करें, तो अगर हम दिवाली की बात करें या अन्य फेस्टिवल की बात करें, तो निश्चित तौर पे पिछली बार की अपेक्षा इस बार बेहतर तरीके से बनाई है भारत में दिवाली, और सब चीज़ें भी हुई है। बट उस टाइम भी हम यही बात कर रहे थे, देखिए कोई नया वेरिएंट आएगा, तो नए वेरिएंट के आने के टाइम जो अभी फ़िलहाल की रिस्ट्रिक्शंस बात कर रहे हैं, वो सब चीज़ें चेंज हो जाएगी। और जिस तरह से अभी हम नए वेरिएंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है कि अभी हम 11 स्टेट की बात करें कि 11 स्टेट के अंदर ये वेरिएंट पहुंच चुका है। पर 11 स्टेट वो वाले हैं जो हम बात कर रहे हैं मेन हमारी सिटीज है। इसके अलावा भी कई जगह डेफिनेटली वेरिएंट होगा, क्योंकि वहां पर उतनी फास्ट, जैसा अभी आपने भी बताया, कि उतनी तेजी से जीनोम सीक्वेंसिंग होती नहीं है। हाँ, ये डेटा सारा आ गया, जैसा डॉक्टर लेरिया ने भी बताया और डॉक्टर कॉल ने भी, कि इसका फास्टर स्प्रेड है डेल्टा के मुकाबले। अब इसमें एक चीज समझने वाली बात जरूरी है कि हमारा अभी हम देखें करंट कि विंटर सीजन चल रहा है। विंटर सीजन के अंदर हमने लास्ट ईयर भी ऐसे ही देखा था कि हमारी रेस्पिरेटरी वायरल डिजीज है वो सब वैसे भी बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी इलनेस काफी बढ़ जाती है। इस टाइम अगर सर्ज होता है तो वो थोड़ा हमारे लिए निश्चित तौर पर मुश्किल होगा। हाँ, ये बात भी है कि हाँ, सीरो सर्वे के अकॉर्डिंग, जो 4th सीरो सर्वे हुआ था, कि लगभग 70% से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो गए थे, नेचुरल इम्यूनिटी उनमें आई हुई है। पर इसके बाद जो डेटा आ रहा है सामने, वो ये भी है कि री इन्फेक्शन के केसेस भी काफी देखे गए हैं, और इसके साथ साथ ब्रेक थ्रू के इन्फेक्शन के केसेस भी देखे गए हैं। हालांकि सीवियरिटी उनमें नहीं देखी गई, पर फिर भी अभी डेटा आना बाकी है। अब एक जो सबसे बड़ी चैलेंज यहाँ पर आता है, जिस तरह से वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी का मेंबर हूं, हम देख रहे हैं कि अभी भी अनवैक्सीनेटेड लोग काफी ज्यादा हैं। सिंगल वैक्सीनेटेड वाली पॉपुलेशन भी हमारी भारत में है। और इसके अलावा आप, जैसा आपने बताया, क्रिसमस, न्यू ईयर और वेडिंग सीजन सबसे ज्यादा, जहां पर सुपर स्प्रेडिंग इवेंट होने के हमेशा चांस बने रहते हैं। पॉपुलेशन की बात कर लीजिए, और अब फिलहाल इलेक्शन वगैरह का भी टाइम है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स भी काफी सारे होंगे। कभी किसी तरह का कोई सुपर स्प्रेडिंग इवेंट हो जहां पर एकदम से आउटब्रेक हो सकता है। इन चीजों को हमें समझना जरूरी है। हाँ, अभी सर आपका जो दिल्ली के अंदर जिस तरह से अभी शुरू हुआ है कि सभी पॉजिटिव सैंपल्स का जीनोम सीक्वेंसिंग होगा, पर हर जगह तो इस तरह से नहीं है। तो निश्चित तौर पर अभी जो केस है उससे काफी ज्यादा केसेस होंगे, तो सतर्कता निश्चित तौर पर हमें बरतनी जरूरी है। ओमिक्रॉन का जैसे जैसे दायरा बढ़ता जा रहा है, हमें सतर्क रहना आवश्यक है, उस हिसाब से तैयारी करना भी आवश्यक है। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, पैनिक नहीं करना है, किसी तरह का पैनिक नहीं होना है, लेकिन सतर्क रहना और आपको सतर्क करना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसीलिए हम इस चर्चा को कर रहे हैं। लहरिया साहब, जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था, डॉक्टर वी के पॉल, डॉक्टर भार्गव नहीं, मैं गलती से बोल गया था, डॉक्टर वी के पॉल साहब ने जो 14 लाख केसेस का जो एक अनुमान जाहिर किया है यूके के केसेस को देखते हुए, क्या हमारी तैयारियां उस हिसाब से आप देख रहे हैं, उस हिसाब से हम अपनी तैयारियां कर पा रहे हैं? उस तरह की हलचल है, वो टेम्परामेंट दिख रहा है, या थोड़ी सुस्ती इस ओर दिखाई दे रही है? तो पहली बात तो मुझे ज्ञात नहीं है कि डॉक्टर वी के पॉल ने किस आधार पर 14 लाख का अनुमान लगाया है, लेकिन जो हम बात जानते हैं वो यह है कि उन्होंने बोला है कि अगर ब्रिटेन की तरह केसेस भारत में आए तो संभवतः 14 लाख केसेस पर डे हमारे यहां भी हो सकते हैं। हाँ, वो मैंने वो न्यूज सुनी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं अंदाजा है कि उन्होंने क्या काउंटिंग की है उसके पीछे। लेकिन जो बात हम जानते हैं वो यह है कि भारत सरकार द्वारा गठित सूत्रा मॉडल है, उन्होंने भी इस पर प्रोजेक्शंस किए हैं, मॉडलिंग की है। तो उनका मानना है कि अगर ओमिक्रॉन या किसी भी वजह से भारत में एक तीसरी लहर में करीब 1.5 लाख तक केसेज पहुंच सकते हैं, और उनका सूत्रा मॉडल में माना गया है कि यह वर्स्ट केस सिनेरियो है। 1,50,000 केसेज, रियलिस्टिक सिनेरियो में 70 to 80,000 हो सकता है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि जो नई जानकारी ओमिक्रॉन अन्य वेरिएंट के बारे में आ रही है, तो उससे कुछ भी हो सकता है, संख्या बढ़ भी सकती है। लेकिन मुख्य बात याद रखने की है कि तैयारी में हम 2 चीजों को याद रखना होगा, संक्रमण को रोकने के लिए और हॉस्पिटलाइजेशन को होने पर उसके लिए तैयार रहने में।
तो जहां तक संक्रमण को रोकने की बात आती है, लोगों की इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। फेस मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग और साथ में वेंटिलेशन। तो संक्रमण हम किस हद तक कम कर सकते हैं, वो लोगों की भूमिका है। लेकिन जहां तक अब तक जो जानकारी ओमिक्रॉन और अन्य वेरिएंट के बारे में है, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि फिलहाल भले ही दुनिया के बाकी देशों में केसेज की संख्या बढ़ रही है, लेकिन जो हॉस्पिटलाइजेशन है या मॉडरेट टू सीवियर इलनेस है, उनकी संख्या कम है। और उस लिहाज से देखा जाए तो भारत में फिलहाल माना जा सकता है कि भारत की कुल मिलाकर तैयारी हॉस्पिटल लेवल से काफी हद तक सही है। लेकिन हम उस बात पर मानकर और बैठकर नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल। यह समय है जब देश में इस तरह की परिस्थिति आ रही है कि ओमिक्रॉन दूसरे देशों में उभर रहा है, तो सारे राज्य सरकारों को उस तैयारी को एक बार फिर से रिव्यू करना होगा, देखना होगा कि हम रियली तैयार हैं, कैसे रिसोर्सेज रीप्लानिंग करने का समय है तैयार रहने का। अगर हम सोचने लगे कि हम तैयार हैं, तो काफी बड़ी गलती होगी। बिल्कुल डॉक्टर कौल, यूएस में मैंने जितना अभी तक पढ़ा है उसमें यह भी बात आ रही है कि जो बच्चों के लिए जो वैक्सीन्स की बात थी उसे शायद थोड़ा सा आगे बढ़ाकर बूस्टर डोज के मैन्युफैक्चरिंग पर और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हालांकि 50 मिलियन लोग अभी भी यूएस में ऐसे हैं जिन्होंने एक भी डोज नहीं लिया है, वो अलग है। लेकिन क्या भारत में भी दूसरे डोजेस के साथ साथ हमें बूस्टर डोज पर अब फोकस करना शुरू कर देना चाहिए? नमस्कार। देखिए, बूस्टर डेफिनेटली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को डेफिनेटली देना चाहिए। सेकेंडली, फ्रंट लाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स, क्योंकि भारत में भी बहुत बड़ी आबादी में ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको 6 महीने हो चुके हैं लास्ट डोज लिए हुए, और हमारे पास बहुत क्लियर डाटा है बूस्टर मिलने के बाद आपकी एंटीबॉडी टाइटर्स बढ़ते हैं, टी सेल इम्यूनिटी का भी रिस्पॉन्स थोड़ा एनहेंस होता है, एडिटिव प्रोटेक्शन मिलता है 20%। देखिए, ये जानना जरूरी है, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं और अगर आपको बूस्टर भी लगा है तो आपको एडिशनल इम्यूनिटी मिलती है। ऑल्दो आप ओमिक्रॉन से भी बीमार हो सकते हैं, डेल्टा से भी बीमार हो सकते हैं, लेकिन आईसीयू पहुंचना और मोर्टेलिटी और हॉस्पिटलाइजेशन के रिस्क काफी कम हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल आपने सही, सबसे इंपॉर्टेंट पूरे शो में मैंने जो बात सुनी वो आपसे सुनी। सतर्क रहना है लेकिन पैनिक नहीं करना, ये बार बार बहुत जरूरी है बोलना पब्लिक को, पैनिक मत होइए। लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक से नहीं करवा सकती, वो पब्लिक को ही करना है। भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम करते हुए बड़ी मात्रा में वैक्सीनेशन कराया है और बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर कर सकें तो बूस्टर करने से एडिटिव इम्यूनिटी मिलेगी, खासतौर पे ऐसे लोगों के लिए जिनको 6 महीने हो चुके हैं सेकेंड डोज के लिए, फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। और ये जो 14 लाख का आप नंबर देख रहे हैं, ये थोड़ा सा डाउटी नंबर लग रहा है। मुझे नहीं लगता इतने बड़े नंबर्स में डेली केसेस आ सकते हैं। डॉक्टर साहब ने अभी 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, दैट इज मोर रियलिस्टिक। लेकिन पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। और बच्चों के लिए अगर वैक्सीनेशन 12 से 18 साल की उम्र में अप्रूवल हो सके, क्योंकि हमारे पास उसका डाटा बहुत स्ट्रांग है, बहुत रोबस्ट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स हमने देखा यहाँ पे, और साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट 0 हैं, तो उनके लिए मिले तो वो भी प्रोटेक्टेड एडिशनली होंगे। और इकोनॉमी को कैसे चालू रखें विदाउट क्लोजिंग, दैट इज द की। और अगर पब्लिक सपोर्ट करेगी तो लॉकडाउन की नौबत भी नहीं आएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पब्लिक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। बिल्कुल। मैं डॉक्टर भाटी के पास जाऊं उससे पहले मैं डॉक्टर लहरिया आपसे एक सवाल मुझे पूछना है, वो ये है कि एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट आपका अनुमान क्या है? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारत में सेकेंड वेव भी थोड़ा लेट आई थी बाकी देशों के मुकाबले, तो शायद थर्ड वेव भी लेट आए। उसका कारण ये है कि एक तो 40% तो हमारा जो डबल वैक्सीनेटेड लोग हैं वो हैं, प्लस ये भी कहा जा रहा है कि 85 to 90% लोग एक्सपोज्ड हैं, तो हमारे अंदर वो इम्यूनिटी, वो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। संभवतः फरवरी मार्च तक शायद वो रिस्पॉन्ड कम हो जाए। मैं डॉक्टर कौल आपके पास भी आऊंगा, लेकिन आपका रिस्पॉन्ड इस पर क्या है सर? क्या एंटीबॉडी जैसे जैसे गायब होती रहेंगी वैसे वैसे खतरा बढ़ता रहेगा थर्ड वेव का? संक्रामक बीमारियां जब होती हैं, खासतौर से महामारियां, तो उनका जो फैलाव होता है वो काफी बातों पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर जब डेल्टा वेरिएंट था, जो सबसे पहले अक्टूबर 2020 में मिला था, लेकिन जो भारत में सेकेंड वेव आई वो अप्रैल मई 2021 में आई, और वही वेरिएंट 180 से अधिक देशों में फैल चुका। लेकिन अब अन्य देशों में डेल्टा की वजह से जो वेव आई वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अभी भी चल रही हैं वो आई। तो याद रखना होगा कि इमीडिएटली ऐसा नहीं होता, हर देश की परिस्थिति अलग होती है, सेटिंग डिफरेंट होती है, तो डिफरेंटली बिहेव करता है। तो यह पूरी तरह संभव है कि ओमिक्रॉन की वजह से कई देशों में राइज इन द केसेज हो जाए, लेकिन यह प्रेडिक्ट कर पाना कि वो कब होगा और किस समय होगा काफी मुश्किल है। फिर दूसरी बात याद रखने की, ये अंतिम बात यह है कि भारत में सेकेंड वेव आई थी, उसमें संक्रमण हुआ, लेकिन अधिकतर जो वैक्सीनेशन हुआ है
वो तेज रफ्तार उसने पकड़ी जुलाई, अगस्त, सितंबर में। तो उसका मायने हुआ कि वैक्सीनेशन फिलहाल हुआ है और कंप्लीट होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत में इमीडिएटली इतनी संभावना नहीं है, केसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम कुछ निश्चित हो सकते हैं कि आने वाले समय में ही वे 3-4 महीने तक हम आश्वस्त रह सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना होगा। बिल्कुल, तैयारी पूरी करनी होगी। बिल्कुल स्वाभाविक है। डॉक्टर कौल, फटाफट से आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, भारत में वैक्सीनेशन अभी रिसेंटली, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, इंक्रीज हुआ है। लेकिन ऐसे लोग जो कि फर्स्ट वेव में इन्फेक्ट हुए थे, हमारे पास डाटा है, उनकी जो इम्यूनिटी लेवल है वो 1 साल के बाद गिर जाती है। उनका री इन्फेक्शन होने का रिस्क काफ़ी हाई है। और ब्रेक थ्रू का जो डाटा आ रहा है वो उन लोगों में ज़्यादातर आ रहा है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं या जिनको 6 से 8 महीने से ज़्यादा हो चुका है और बूस्टर नहीं लगी है। तो थोड़ा-सा ये डाटा समझना बहुत ज़रूरी है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में क्योंकि सीरो कन्वर्जन अभी रिसेंटली हुआ है, तो हो सकता है भारत के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन रेट शायद दूसरे देशों से कम हो। बिल्कुल। डॉक्टर भाटी, अब आपने चर्चा का सार अगर एक तरह से हम निकालें तो वैक्सीनेशन इज द की, जैसा कि फौची साहब ने भी कहा कि हो सकता है कि सिर्फ एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन नहीं होती है वैक्सीन, लेकिन अगर हमें पैंडेमिक से पूरी तरह से उसके युद्ध पर हमें विजय पानी है तो वैक्सीन के बिना तो ये विजय संभव नहीं है। अब हम भारत के साथ संकट ये है कि हम फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज पे फोकस करें या हम फर्स्ट डोज वालों को ही पहले खोजें जिनको नहीं लगी है, हम बच्चों की डोज पर ज्यादा फोकस करें या अब हम बूस्टर डोज पर ज्यादा फोकस करें। थोड़ा सा ये कैच 22 सिचुएशन भारत के सामने है। आपकी नजर में प्रायोरिटी अब क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए इन सब चीजों के ऊपर पैरेलली काम चलेगा। हम ऐसा नहीं कि पहले एक बार हम कोशिश करें कि हमारा सारा अनवैक्सीनेटेड लोगों को ट्रेस करके उनको वैक्सीनेट करते रहें, वो सब भी काम साथ के साथ चलेगा। बट साथ के साथ जैसा आप अभी प्रिपरेशन के ऊपर बात कर रहे थे, जब हम हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं उस तरह से हम प्रिपेयर हैं, पर हमारा जो मैन पावर, जिस तरह से हमने यूके के अंदर भी देखा कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स भी काफी इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो उनको भी हमें साथ के साथ प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि कोरोना की जो ये लड़ाई है उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स का काफी बड़ा रोल है। तो निश्चित तौर पे हमें बूस्टर, स्पेसिफिकली हेल्थ केयर वर्कर्स, और जैसा हम बात कर रहे थे कि ट्रांसमिशन और बीमारी दो चीजें अलग है। ट्रांसमिशन के लिए लोगों का बहुत बड़ा रोल होगा और जो हम बीमारी को रोकने के लिए उसमें वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल होगा। तो उसमें हमारी हेल्थ केयर वर्कर के साथ फ्रंटलाइन वर्कर, हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, इन सब के लिए हमें बूस्टर या जो हम प्राइमरी वैक्सीन की एडिशनल डोज की बात करें वो भी साथ के साथ लगानी शुरू करनी होगी। बिल्कुल, यानी कि तैयारियां चौतरफा होनी चाहिए, फोकस क्लियर हो कि ओमिक्रॉन का जो खतरा है, जो कि संक्रामक ज्यादा है, घातक कम है, जो इनिशियल इंफॉर्मेशंस, जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो यही हैं, लेकिन संक्रामक होने और घातक कम होने का मतलब ये नहीं है कि हम निश्चिंत होकर बैठ जाएं। सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि वक्त पर अगर सतर्क रह गए तो फिर आने वाला खतरा कम होता जाएगा। और इसी की हम सबको दुआ करनी चाहिए कि ओमिक्रॉन का खतरा कम से कम हो, लोग सुरक्षित रहें, इकोनॉमी भी सुरक्षित रहे, लोगों की जान भी बची रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे शो पर आने के लिए। डॉक्टर कौल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर लहरिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर भाटी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।